आज तकरार के नए एपिसोड में मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी एक जाना माना नाम, और अगर हम यूपी और नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें इनका कद बहुत बड़ा है। चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं और उनकी विरासत के वारिस हैं। और इस पूरे प्रदेश की अगर बात करें जहां भी आग लगी हुई है, हिंसा भड़की हुई है, बहुत ज्यादा तशद्दुद हो रहा है, बहुत ज्यादा राइट हो रहा है, उन सारी चीज में कहीं ना कहीं अजीत सिंह का कद बहुत बड़ा है और उनके बगैर न ये मसला सुलझ सकता है और ना इसका कोई हल निकल सकता है। तो आइए बात करते हैं अजीत सिंह जी से कि वो इस पूरे तनाजे को जो मुजफ्फरनगर में हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं। अजीत सिंह जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूं कि आप इतने दिनों से राजनीति में हैं और मुझे ये लगता है कि जिस तरह का अभी कम्युनल राइट्स हुआ है मुजफ्फरनगर में, वो पहली बार मेरे ख्याल से दिख रहा है कई दशक में। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, इसकी क्या वजह होती है, पूरी पृष्ठभूमि, इसका जो पूरा बैकग्राउंड है मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा कि इस इलाके में चौधरी साहब ने ऐसा एक बना रखा था हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात, न 47 में दंगे हुए न 92 में दंगे हुए यहाँ पे। और बागपत को तो अभी भी लोग मिसाल करते हैं कि आज तक एक दंगा वहां पे नहीं हुआ। और जिलों में मेरठ में कभी हो जाते थे, अलीगढ़ में, शहर वहर में होते रहे, लेकिन वहां कभी कोई दंगे नहीं हुए। अब इसका देखिए एक कारण तो यह है कि पिछले 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा दंगे हुए हैं। ये पहला दंगा नहीं है। और 27 दंगे तो ऐसे हुए हैं जिसमें या तो कोई मरा है या कोई घायल हुआ है। और मेरा तो ये मानना है कि जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें सपा को अप्रत्याशित सफलता मिली। वो भी नहीं सोचते थे कि हमको 160, 200, 250 सीट मिल जाएंगी। वो 160, 170 सोच के बैठे थे। उसके बाद उनके मन में इच्छा जाग गई कि अब हमको प्रधानमंत्री होना है। अलाउड है, नेचुरल है, सबको इच्छा होनी चाहिए पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की, हर एक क्षेत्र में। लेकिन अब उनको लेकिन अब समझ आ गया पिछले 5-6 महीने में कि अब उनकी सरकार कंप्लीट फेलियर, एक तरह से मैं कहूंगा। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। आप अगर सिर्फ देखिए गन्ना का ही 2800 करोड़ किसानों का मिलों पे बकाया है। मिल मालिक कह रहे हैं इस बार हम गन्ना मिल नहीं चलाएंगे क्योंकि हमें कोई बैंक पैसा देने को तैयार नहीं, वर्किंग कैपिटल। तो सरकार कि जो जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने थे, नवयुवक मुख्यमंत्री, सब टीवी, सब ने, वो तो टीवी वाले तो आपने नोट किया होगा, 1 महीने बाद ही उनको समझ आ गया कि क्या हो रहा है। कोई सरकार आज उत्तर प्रदेश में नहीं है। जो अयोध्या में परिक्रमा की बात हुई, पहले तो 2 घंटे मुलायम सिंह जी ने वीएचपी बात की। वीएचपी का कोई वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये अयोध्या मंदिर मस्जिद से कोई आज उत्तर प्रदेश के आदमी को मतलब नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब मान चुके हैं कि जो कोर्ट फैसला देगा सब उसको मान जाएंगे। तो उनको 2 घंटे बात करना, फिर एक 8000 पुलिस वहां लगा देना एक नॉन इवेंट के लिए। खुद अयोध्या के मंदिर के महंत ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है यात्रा का। तो वहां से बात शुरू होती है क्योंकि वो एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा करना चाहते थे, एक उन्माद पैदा करना चाहते थे। फिर आप आइए नोएडा में, वो जो लड़की जो कर रही थी, वो रेत माफिया के खिलाफ मामला था। खुद मुख्यमंत्री ने उसको हिंदू मुस्लिम इशू बनाने की बात की। कोई मतलब नहीं था उस चीज का, कहीं दंगा ना हो जाए इसलिए हमने हटा दिया। मेरठ में दंगे हो चुके थे, उसके बाद आपने किसी पे एक्शन लिया? इसके बाद ये जो मुजफ्फरनगर में हुआ, एक लड़की से छेड़छाड़ का मामला था। अगर पुलिस, देखिए बड़ा सेंसिटिव इशू होता है, कोई कम्युनिटी हो, कहीं भी हो, एक लोग ऑनर का सवाल आ जाता है। अच्छा, दंगा हुआ, जो भी हुआ उसमें गलत हुआ, पुलिस ने कोई एक्शन उस पर नहीं लिया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पे ये जो लड़की के भाई का कत्ल हुआ, उससे पहले लड़की वालों ने लड़के को मारा, तो उस पूरी स्थिति को अगर पुलिस प्रशासन वहां का चाहता, हैंडल करता, वहां की इंतजामिया चाहती, तो ये रुक सकता था। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी कंप्लीट फेलियर ही है। आगे आप देखना, फिर जो पंचायत हिंदुओं, उसके पहले एक मुस्लिम्स की पंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, वहां भी भड़काऊ भाषण हुए, कुछ नहीं किया पुलिस ने। इसके बाद ये पंचायत की 31 अगस्त को शायद इस गांव में जहां झगड़ा हुआ था उसके पास हमारी पार्टी के 80-90% जो नेता जा रहे थे सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, नहीं पहुंचने दिया। बीजेपी के सब नेताओं को वहां जाने दिया,
तो मंच पे बीजेपी ने कब्जा कर लिया। जो गुस्सा कम्युनिटी का प्रशासन के प्रति था कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और हमारे ही लोगों को फंसा दिया, वो बीजेपी ने उसको हिंदू मुस्लिम रंग देने का काम किया। तो उनके नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए। डीजीपी वहां मौजूद थे, दोनों जो पंचायत हुई, कोई पुलिस को एक्शन लेने के बजाय रोकने के खिलाफ दफा 144 लगी हुई थी। उसके बाद तो सब जगह वो लखनऊ वापस चले गए। देखिए गुजरात में दंगा क्या हुआ, मेरा मानना है कोई भी सांप्रदायिक दंगा 24 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकता। अगर प्रशासन उसको रोकने की कोशिश करे, अगर उनकी इच्छा हो रोकने की, तो इससे ज्यादा वो नहीं चल सकता। तो इस केस में आप क्या कहेंगे? तो इस केस में सबको मालूम था कि ये बड़ा खतरनाक काम हो रहा है, पंचायतें बुलाई जा रही हैं, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो क्या कारण लग रहा है आपको? सबको मालूम है कि जो अक़लियत कम्युनिटी है, जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो उसका रुझान कांग्रेस की तरफ ज्यादा होता है, और जब अब मोदी आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से तो ये और भी ज्यादा होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रदेश की राजनीति कुछ भी हो, लेकिन देश की राजनीति में अगर बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। इसीलिए पिछले असेंबली चुनाव के बाद जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए यूपी में, तो कांग्रेस के 21 एमपी इसी आधार पर आए थे। लेकिन चलिए आपने कांग्रेस की बात की है, तो ये बताइए कि इतना बड़ा सान्या हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया है और मुजफ्फरनगर और उसके आसपास इस तरह से जान माल का नुकसान हुआ है, बहुत लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है, लेकिन कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का इस पे कोई खुला बयान ना, उस पे कोई खुल के बोल रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पहले से यूपी को हार करके बैठी है? देखिए वो एक अलग सवाल है। हालांकि जितेंद्र प्रसाद भी बोले हैं, मिस्त्री ने भी बयान दिया है और जायसवाल भी बोले थे, ऐसी बात नहीं है कि वो बोले नहीं है, और वो इश्यू नहीं है। मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, चलिए दंगा हुआ, शहर में दंगा हो, आप कर्फ्यू लगा दोगे, रुक जाएगा। अगर गांव-गांव में दंगा फैले, अब आप पॉलिटिक्स के ऊपर सोचिए, अगर गांव-गांव में दंगा हो गया तो फिर क्या अपने ही देश में लोग रिफ्यूजी हो रहे हैं? और ये शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि आजादी के इतने साल बाद अपने ही देश में हम रिफ्यूजी बना रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं जो आपस में हमेशा मिलकर रहे हैं साथ से। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सरकार का काम है कि कानून व्यवस्था कायम करे, दंगे ना हो। आप तो सही कह रहे हैं अजय सिंह जी कि सरकार का काम है कि दंगा ना हो, उसको रोके। मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा, इसलिए लेना है एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी सवाल पे फिर से बातचीत करेंगे। लेते हैं एक ब्रेक। मैं हूँ सिया, ढूंढ रही हूँ अपनी सासू माँ में अपनी माँ। कर्म और दायित्व के बीच अपने अस्तित्व को तलाशती मैं नहीं आती। मैं लामिन की फैमिली, मेरा एक ही मिशन, जीतना है अपनी सास का मन। अलग सोच है इनकी, अलग है राहें, लेकिन जुड़े हैं ये सभी एक रिश्ते से। देखिए आखिर बहू भी तो बेटी ही है, रात 9 बजे। रिश्तों के भवन में उनकी नियति रात 9:30 बजे। फिरंगी बहू रात 10 बजे, हर सोमवार से शुक्रवार सहारा 1 पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। आप और जिस सरकार के आप मंत्री हैं, वजीर हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसका क्या देखिए ये सरकार की तरफ से कोई बात नहीं हो रही है। केंद्र सरकार कहीं भी किसी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था का अगर इस तरह से जेनोसाइड हो जाए, इस तरह से बात हो तो सरकार का वो तो हमने मांग की है कि सरकार को बर्खास्त करें। उसके आपका गवर्नर वहां पे, गवर्नर आपको गवर्नर रिपोर्ट भेजिए, गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी। मैं मिला था शिंदे साहब से करीब 10-15 दिन पहले, मैंने सारा कहा कि वहाँ तनाव बढ़ रहा है। आईबी ने कंफर्म भी किया, आईबी ने उनको वार्न भी किया, लेकिन जब इरादा ही ये है कि हमको वोट बैंक की राजनीति करनी है और हमको ये देखना है कि ये समुदाय हमारे साथ आए, दूसरा समुदाय दूसरी तरफ जाए तो हमें इसमें फायदा है, तब उसमें आप केंद्र सरकार क्या कर सकती है? आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा अजय सिंह जी, पूरे इलाके देखिए मैं एक चीज और कहूंगा इसी में, हम कई दिन से हम कोशिश कर रहे हैं, हम वहाँ के सब अफसर कह रहे हैं कि आप आइए, आप ही इसको लोगों में शांति पैदा कर सकते हैं, लेकिन कई जगह जब मैं जाता हूँ पुलिस रोकते ऊपर फोन भी करते हैं, वो चाहते हैं कि हमको अलाउ करें, लेकिन मुलायम सिंह अलाउ नहीं कर रहे हैं।
नहीं तो क्या आपने कहीं मुलायम सिंह से बात करने की प्रयास किया, इससे कि आप अगर वहां जाएंगे आपका और आपके पूरे परिवार का, खानदान का, चौधरी साहब का जो असर रसूख है ना सिर्फ जाट परिवारों पे, मुसलमानों पे भी, तो स्थिति समान हो सकती है। स्थिति को बेहतर किया जा सकता अच्छा, है। ये क्या मुलायम सिंह जी इतने दिन रहे हैं मुख्यमंत्री, आप भी उनको पता नहीं है क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या उनको पता नहीं है कि ये स्थिति है? जब अफसर उनको मुझसे खुद वहां से फोन करके कहते हैं आप आइए, और वो रोक देते हैं जब मैं जाता हूँ। आप ये कह रहे हैं अब मेरी एक चीज और माननी है, आप इसको पार्टी पॉलिटिक्स, राजनीति से ऊपर कीजिए। जो आपस में विश्वास पैदा करना है वो राजनीतिक कार्यकर्ता ही कर सकता है, अफसर नहीं कर सकता है जाके, क्योंकि गांव-गांव में पुलिस नहीं लगने वाली है, वो वहां नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी पार्टी का कैडर है, आपके लोग हैं, यही विश्वास पैदा वो जाए जो वहां कम। देखिए, देखिए, सुरक्षा हमेशा जो कम्युनिटीज रहती हैं आपस में उनमें विश्वास होता है तभी सुरक्षा होती है। लेकिन एक साथ और जो मैं देख रहा हूं कि जो लोग पलायन कर रहे हैं, मैंने बात की, उन्होंने आपस में बातचीत, उनको डर है कि बाहर से लोग आते हैं, गोली चलाते हैं रात में, उनसे कौन सुरक्षा दिलाएगा? वो तो सरकार ही दिला सकती है। जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा था, यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, और ऐसे मौके का हमेशा असामाजिक तत्व फायदा उठाते हैं। एक चीज जो और मुझे रिपोर्ट की है मुजफ्फरनगर से लोगों की, जितनी ये पंचायतें हुई हैं उसमें एक गैंग ऑफ 100-150 यंग मैन नारे लगाते हुए, गाली देते हुए, हथियार लिए हुए। कौन लोग हैं? खुद देखिए, आपके कैडर ने बताया होगा कौन लोग? मैं आपको खुद कह रहा हूं, भाजपा के नेता ने क्या टीवी में कहा है, हुकम सिंह ने, कि वो सब इकट्ठे हो गए, मुझको बोलने नहीं दिया, 2 मिनट से याद है, मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहता था, नहीं करने दिया। उन्होंने कहा सिर्फ मोदी की बात करो और कुछ बात मत करो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ग्रुप है, ये ऑर्गेनाइज भाजपा के लोग हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? बजरंग दल कहिए या जो आने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं इसको, लेकिन ऑर्गेनाइज, ये तो खुद भाजपा के नेता ने कहा हुआ। ये सांप्रदायिक ये कोशिश ये है कि ये दंगा किसी फिरकाप्रस्त लोग हैं। हाँ, चलिए, आपकी बात मैं मान लेता हूं, लेकिन उसके बावजूद आप ये नहीं कह सकते, इसलिए कि उस इलाके के ही नहीं, उत्तर प्रदेश के आप बड़े नेता हैं, पूरा भारत आपको देखता है एक पद्दावर नेता के तौर पे, आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं? आप यहां से बैठ करके भी चौधरी अजीत सिंह जी, आप अपने लोगों में संदेश दे सकते हैं। दिया है, मैंने कहा उसका क्या असर है? अभी अब आप देखिए, असारा सबसे बड़ा मुस्लिम्स का गांव है बागपत, वहां मीटिंग हुई, हमारी कम्युनिटी कौकब भी थे, हमारे MLA भी थे हुए, और जितने मुस्लिम आसपास से आए थे सब अपने अपने गांव में शांतिपूर्वक चले गए। हम लगातार ये मैसेज दे रहे हैं मीडिया द्वारा भी। जब मुझे बागपत में घुसने से रोका गया था तब मैंने कार के ऊपर खड़े होकर स्पीच दी, वो सब वहां हुई। मैंने यही कहा कि आप लोग चौधरी साहब के अनुयायी रहे हो, जब ये हो रहा है तो अपने दिल में देखो, क्या ये हो सकता है? बड़ी मतलब माने लोग इस बात को, तो मैं और क्या कर सकता हूं बताइए। देखिए, प्रशासन, फिर मैं कहना चाहूंगा, आपने आर्मी भी बुला ली, सब कुछ, आर्मी भी चुपचाप देखती रही। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत ताज्जुब की बात है कि क्योंकि जब तक प्रशासन कुछ, और देखिए एक बात और समझ लीजिए, अफसर बदल दिया, उस अफसर ने कुछ, थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है, सब IAS IPS ऑफिसर ये सरकार के इशारे पे काम करते हैं, उनकी मजबूरी है। नहीं, आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सरकार के इशारे पे काम करते हैं। शुरू में भी आपने कहा कि सरकार नहीं चाहती है, लेकिन चलिए अगर मान लें कि सरकार, अच्छा, उसके बाद मुलायम सिंह ने क्या कोशिश की, आगरा में मुजफ्फरनगर जल रहा था तो आप जाके वहां बात नहीं कर सकते थे लोगों से, या प्रशासन, चलिए जनता में गुस्सा था, वहां नहीं जा सकते, आप मॉनिटर तो कर सकते थे क्या हो रहा है। बल्कि उन्होंने क्या कहा, ये दंगा नहीं था, ये तो एक जाति ने दंगा किया। तो यही कह रहे हैं कि एक जात विशेष का दूसरी जात के साथ झगड़ा है, ये कौन सी जात से झगड़ा है? आप भी समझ रहे हैं कि किधर इशारा है उनका। तो उनसे ये कहिए, जब फैजाबाद के गांव में दंगे हुए थे तो वो सब यादव ने किए थे, वो भी जातीय संघर्ष था। भाई अगर दंगा, इसमें यहाँ दलित भी मारे गए दंगे में, ऐसी बात नहीं है, कश्यप भी मारे गए। सवाल वो नहीं है, जिस एरिया में जो डोमिनेंट कम्युनिटी होती है, झगड़े तो उन्हीं में होते हैं। अगर प्रतापगढ़ में दंगा होगा तो कहोगे कि ठाकुरों ने कराया, ये जाति संघर्ष था, तो मैं क्या बात करूं। ये आपने सही बयानों से ही साबित हो रहा है। ये सही उठाया। ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको भी राजनीतिक तौर पे, सियासी तौर पे कमजोर करने के लिए ये साजिश की गई है। आपको टारगेट किया गया है कि आप कहीं ना कहीं UPA के साथ हैं, और आपका वोट, चाहे जो भी आपके जितने भी सांसद आए और आपका खुद का, वो UPA के साथ जाता है, तो आपके नीचे से जमीन खींची जा रही है। तो आप उसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं, इस चीज में इन्होंने ये नहीं देखा कि ये पूरे इलाके को जलाने के लिए तैयार है उसके लिए। नहीं तो हम तो देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं, मुझे विश्वास है,
ठीक है, गुस्सा आया, लोगों ने किया। कई बार जब भावना भड़क जाती है तो लोग ऐसे काम करते हैं जो उसके बाद खुद ही महसूस करते हैं। जितनी बातें मैं अपने लोगों से मुजफ्फरनगर की है वो सब महसूस कर रहे हैं कि गड़बड़ हो गया, हमारा इस्तेमाल किया गया सांप्रदायिक भावना भड़काने में। जिस तरह हम वहाँ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जयंत कल चुपके से मेरठ में गया और सब जगह गया और सब ने महसूस किया कि अच्छा हुआ। तो ये फिर मैंने जैसा आपको कहा, भी गए कई जगह। हाँ, फिर मैंने जैसा आपसे शुरू में कहा कि हमारे बहुत से जिम्मेदार लोग इस क्षेत्र के हैं, जाट हैं, मुसलमान हैं, परिवारों से 3-3 पीढ़ियों के संबंध हैं, और इसलिए ये जो चाह रहे हैं ये होने वाला नहीं है। चलिए चौधरी साहब, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो थोड़ी और चुनाव की राजनीति क्या होगी उस पर बातचीत करेंगे। लेते हैं एक ब्रेक। लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी, चाहे हो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। चौधरी साहब, ये आप बता रहे थे कि पूरी चीजें जो हो रही हैं, जो मुजफ्फरनगर का वाकया है और जो जिस तरह से यूपी में फसादात हुए हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और इसमें सियासत है। चलिए, इसकी की अगर बात कर लें तो आपको क्या लगता है कि आने वाला जो चुनाव 2014 का है, जिसमें आप एक बड़ी ताकत हैं और जाहिर सी बात चुनाव में जाइएगा, तो उसमें आप किस तरह का रिजल्ट देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? एक दूसरी बात ये, कांग्रेस जो अभी तक पूरे मुजफ्फरनगर के इशू पे कहीं ना कहीं बिल्कुल खामोश है और कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर रही है, उसका रोल और उसका किस तरफ लोगों का रुझान होगा अगले चुनाव में, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर हम राजनीति की बात भी ना करें, हमको जो मैसेज देना है, जो हम सबको समझना है, हिंदुस्तान बहुत विविधता यहाँ है। यहाँ पे जाति, सेक्ट, रिलीजन, उसके सेक्ट, लैंग्वेज, इतना यहाँ पे डाइवर्सिटी है जो दुनिया में कहीं नहीं होगी। एथनिसिटी, अगर यहाँ कोई पोलराइजिंग फिगर आएगी और सत्ता में आएगी तो देश चलने वाला नहीं है। कहाँ है पोलराइजिंग फिगर? आपको लगता है कोई है अभी? और मोदी कर क्या रहे हैं? खुद भाजपा वाले मानते हैं वो पोलराइजिंग फिगर है। नहीं, वो तो पोलराइज कर रहे हैं बांटने के लिए। हाँ, तो ये तो पोलराइजेशन होगा तो बटेगा ही ना मामला। तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक, जो बहुत से लोग जो सांप्रदायिक सोच के नहीं है, आज भाजपा के बारे में सोच रहे हैं, मोदी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनके दिल में है कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए। हमको उन्हें यही समझाना है कि पोलराइजिंग फिगर अगर यहाँ कोई सत्ता में आ गई तो देश बचने वाला नहीं। आपने एक बात कही कि लोग कुछ सोच रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, यानी इनकम्बेंसी फैक्टर है और सरकार के विरोध में एक कहीं ना कहीं माहौल बना हुआ है। आपकी सरकार इस पूरे फैक्टर को कैसे फाइट करेगी? और सरकार के कहीं मंशा भी नहीं लग रही है, कहीं लगता है कि मान के बैठे हैं कि हार रहे हैं हम चुनाव में। ना, इस बार देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, मोदी आ गई, एक बात आप और समझिए, अभी तक आप सबका, हमारा, पत्रकारों का, जनता का फोकस है इस सरकार में, और सरकार से नाराजगी है। बहुत से कारण है, वो उनमें जाने की जरूरत नहीं है। और एक आदमी बैठा हुआ है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। ये है ना जनरल लोगों में इंप्रेशन, मतलब आप मान रहे हो अच्छा कर रहा है? ये लोगों में इंप्रेशन है, क्योंकि ना देखा है, ना सुना है, ना बात की है। अब जब वो यहाँ आएगा और जब उसको सुनेंगे और देखेंगे
तो मुझे विश्वास है कि लोग पहचान जाएंगे कि इस आदमी में वो दम नहीं है, वो कुव्वत नहीं है, वो देश को चलाने का, इसको अगर हम देश इसके हाथ में सौंप दें तो वो चलने वाला नहीं है। मैं इसको ऐसे देखता हूं चौधरी साहब कि कहीं ना कहीं ये जो एक वातावरण बना हुआ है, एक माहौल बना हुआ है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है या सरकार कहीं फेल हो रही है, तो पत्रकार भी समाज का ही हिस्सा होते हैं, सहाफी भी समाज का हिस्सा होते हैं, तो उनको भी उस सोच कहीं पे दिख रही है कि शायद इस आदमी से कोई फायदा हो सकता है या कोई परिवर्तन आ सकता है। आप बिल्कुल सही, लेकिन वो कितना होगा ये आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग जो देखते हैं वही दिखाते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज दिख रही है कि जिस पार्टी या जिस गठबंधन या जिस इसमें अलायंस में आप हैं, वहां पे कोई आदमी ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके ऊपर या पत्रकार बिरादरी हो या पूरा समाज हो कोई दांव खेल सकता हो। आप इसको कैसे देखते हैं? फैसल भाई, आज और 15-20 साल पहले में अंतर यह है कि आज सारा मीडिया इज ओन्ड बाय बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, और आज जितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सब मोदी के साथ है। देखिए ये बहुत लंबी बहस है चौधरी साहब, आप जो बात कह रहे हैं इसमें कुछ सच्चाई भी है, हम इसको पूरे तौर पर नहीं निकाल सकते। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों में इंडिपेंडेंस नहीं, आप लोग फिर भी बहुत पत्रकार लेवल पे आप बहुत लोग फिर भी कर सकते हो, और हम लोग जितना हो सकता है जो सच होता है मोदी जी को सब तरह की खबर आप लोग दिखाते हैं, हर तरह की चीज करते हैं। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि कांग्रेस के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव नीति पे तो बात कर सकते हैं। कैसा आप देख रहे हैं 2014 का जो चुनाव आएगा उसमें आप किस तरह की सरकार देख रहे हैं या किस तरह के माहौल में होता हुआ इसमें चुनाव देख रहे हैं? पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, आज देश का जो मतदाता है सब पॉलिटिकल पार्टी से नाराज, सबसे वो तंग आ चुका है। आप बता दें कि चौधरी साहब जब अगले चुनाव में जाएंगे 2014 के, तो किन मुद्दों को लेकर के आगे जाएंगे, और अगर कांग्रेस के लिए भी वोट मांगेंगे अपनी आरएलडी को छोड़ करके, तो क्या दिखा के मुद्दे देखिए जो है, एक तो जो भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ है, आपको याद होगा कि जब से ये बिल पार्लियामेंट में एटलीस्ट कैबिनेट में डिस्कस शुरू हुआ, वो आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन आंदोलन देश के हर एक कोने में था। हर एक किसान ये महसूस कर रहा था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी जमीन को लूटा जा रहा है, और ये सही बात है, हर एक प्रदेश में ये हो रहा था। तो ये जो नया बिल आया है उससे उनको बहुत राहत मिलेगी। दूसरी बात ये जो फूड बिल आया है, फूड सिक्योरिटी, अब बहुत से लोग कहते हैं कि इससे ये फाइनेंस का ये होगा, हो सकता है वो सही बात हो, सवाल वो नहीं है। लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है जिनको जितना सिर्फ गेहूं चावल मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। हम लोग यहाँ बैठ के निर्णय रियलाइज करें, आप अगर गांव में और कस्बों में गरीब आदमी के पास जाएं तो ये महसूस कर रहा है कि ये अच्छा कदम है। फिर जिस तरह एक ट्रांसफर हो रहा है, ये कैश ट्रांसफर हो रहा है, उससे भी बहुत जो समस्या आती हैं बीच में वो कम हो सकती हैं, ये भी आदमी महसूस कर रहा है। तो ये सब मुद्दे हैं। और एक बात और फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, कितना ही आप आज मोदी से प्रभावित हो जाए या भाजपा से प्रभावित हो जाए, देश के आधे हिस्से में तो वो है ही नहीं। ये बताइए चौधरी साहब कि दो चीजें हैं जो मैं जानना चाहूंगा आपसे। आप मुसलमानों में भी काफी पॉपुलर हैं और लोग आपको की तरफ देखते हैं कि एक प्रॉब्लम जो आज का हिंदुस्तान में मुसलमान फेस कर रहे हैं कि उनके लड़कों को, उनके नौजवानों को दहशतगर्दी यानी कि आतंकवाद के नाम पे पकड़ करके बंद किया जा रहा है और उनके ऊपर चार्जेस नहीं होते हैं, सालों साल ये लड़के जेल में रहते हैं और जब छूटते हैं तो ये कह दिया जाता है बेगुनाह है, ना उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ होता है, ना सरकार माफी मांगती है और ना उनके पास कोई ऐसा जरिया होता है कि जेल से 10-12 साल के बाद छूटने के भी वो अपना कुछ कर सके। तो इस इशू को आप कैसे देखते हैं? तो देखिए, इसके लिए तो भी केंद्र सरकार ने भी कहा था एक अलग यूनिट बनाया जो मॉनिटर है। ये है प्रॉब्लम है। हालांकि अगर आप देखें ओवरऑल तो ये मुस्लिम की ही समस्या नहीं है। आप कितने लोग उठाएंगे जेल में भरे हुए हैं जिनका सेंटेंस का टाइम भी खत्म हो गया तब भी जेल में ही बैठे हैं वो। और पुलिस जब भी कहीं कुछ केस होता है बस ना तो उनके पास वो मीन्स है इन्वेस्टिगेशन के, ना जो हमारा जस्टिस सिस्टम। आप बहुत लोग हर कम्युनिटी में इतने पीड़ित पाएंगे कि वो बिना बात पकड़ के जेल में ठूंस दिए जाते हैं और फिर उनको आपको लगता है कि लेकिन क्योंकि ये टेरर का मामला आ जाता है तो ये जरा सीरियस हो जाता है। मैंने कहा सब केसेस में पुलिस यही कर रही है, लेकिन क्योंकि एक आदमी पे, एक नौजवान पे आप टेरर का एक इल्जाम लगा दोगे तो उसका तो आगे का जिंदगी में क्या करेगा वो, कौन उसकी सुनेगा, कहाँ वो रहेगा, वो कहाँ जाए, वो कहाँ रहेगा। तो इसलिए इसका हमको अलग, इसलिए केंद्र सरकार में डिस्कस भी हुआ है, शिंदे जी से भी बात हुई थी, कुछ किया भी है उन्होंने इसमें कि इसके लिए इसको ठीक से मॉनिटर करने की जरूरत है।
चलिए एक सवाल जाते जाते आप सवाल पूछना चाहूंगा कि माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए बहुत बातें हुई हैं लेकिन उनका कुछ हुआ नहीं बहुत ज्यादा। आप इसको कैसे देखते हैं? मुसलमानों के उत्थान के लिए उनके सबसे बड़ी बात क्या किया फैसल साहब, सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन। मैं आज से नहीं 6 साल से बहुत मैंने सभाएं की हैं। एजुकेशन के अलावा कोई, अब ऐसे भी अब जो सोसाइटी बदल रही है ना, मुस्लिम्स के लिए भी नहीं, अब वो जमींदारी का जमाना वो सब गया, अब इट्स एजुकेशन बेस्ड सोसाइटी होने जा रही है। नॉलेज विल बी द मेन इशू। और हमने नोट किया, भी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि मुस्लिम्स में एजुकेशन बढ़ी है और उनके केंद्रीय सर्विसेज में नंबर भी बढ़ा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन देखिए मेन चीज है एजुकेशन। असली बात ये है, क्योंकि ये भी आपको मानना पड़ेगा कि कंपैरेटिवली मुस्लिम में गरीब आदमी कहाँ से ज्यादा पढ़े है ना स्कूल नहीं, में मैं माना जी। ये मैंने माना कंपैरेटिवली गरीबी ज्यादा है, अवेयरनेस नहीं है। देखिए जिस आदमी को कुछ अपनी कहीं ना कहीं सरकार फेल हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी जो माइनॉरिटी ने एजुकेशन के लिए कदम उठाया कि जितने माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें एजुकेशन के लिए मैंने खुद महसूस किया है कि कितना वो मदद कर रहे हैं उसमें। ये हो सकता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ना हो बहुत जगह, ये तो हमारे देश में सब जगह समस्या है, लेकिन एक सरकार में ये अवेयरनेस, आपको लगता है कि सरकार में इसकी इच्छा है ये और अवेयरनेस है कि कुछ इसमें होना चाहिए। और पर्सनल लेवल पर मैं यही कहूंगा, अगर आप आज से 5, 6, 7 साल इतनी जो मैंने एकता सम्मेलन सबके मैंने एजुकेशन का सवाल ही हमेशा उठाया और फर्क आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। बहुत से गरीब मुस्लिम पेरेंट्स भी रियलाइज कर रहे हैं कि अपने बच्चे को अगर आगे बढ़ाना है तो इसको कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात की। और नाजरीन, ये तकरार में हम बात कर रहे थे चौधरी अजीत सिंह से। अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे तो किसी नई शख्स से बातचीत करेंगे। अभी मुझे इजाजत दें।